2.3.1 रंग वाले घटक डाई को नीले अथवा काले रंग की स्याही से कैसे पृथक कर सकते हैं। क्रियाकलाप 2.4 आधा जल आधा बीकर जल ले, बीकर के मुख पर वॉच ग्लास रखे। चित्र 2.5 कुछ बूंद स्याही वॉच ग्लास पर डाल दे। अब बीकर को गर्म करना शुरू करें। हमें स्याही को प्रत्यक्ष रूप से गर्म नहीं करना चाहते हैं। आप देखेंगे कि वॉच ग्लास से वाष्पीकरण हो रहा है। वाष्पीकरण होने तक गर्म करना जारी रखते हैं। जब वॉच ग्लास पर कोई परिवर्तन नहीं दिखता है तब हमें उसे गर्म करना बंद कर देते हैं। इसे ध्यान से देखिए और परीक्षित करें। चित्र 2.5 वाष्पीकरण। अब उत्तर दें। आपके विचार में वॉच ग्लास पर से किसका वाष्पीकरण हुआ? क्या वॉच ग्लास पर कोई अवशेष बचा है? क्या आप प्रतिदिन करेंगे? क्या स्याही एक शुद्ध पदार्थ है या मिश्रण है? हम पाते हैं कि स्याही जल में रंग का एक मिश्रण है। इस तरह से हम विलायक से विलेय पदार्थ को वाष्पीकरण की विधि के द्वारा पृथक कर सकते हैं। 2.3.2 दूध से क्रीम को कैसे पृथक करते हैं। आजकल हम बाजार में संपूर्ण फुल क्रीम, टोन्ड, डबल टोन्ड प्रकार के दूध पोली पैक अथवा टेट्रा पैक में पाते हैं। दूध के इन प्रकारों में भिन्न भिन्न मात्रा में वसा होती है। क्रियाकलाप 2.5 एक परख नली में थोड़ी मात्रा में संपूर्ण क्रीम युक्त दूध लें। अपकेंद्रीय यंत्र से इसे 2 मिनट तक अपकेंद्रित करें। अगर स्कूल में यह यंत्र उपलब्ध नहीं है तो यह प्रयोग आप अपने घर पर रसोई में प्रयोग होने वाली मथनी या मिक्सी से भी कर सकते हैं। यदि नज़दीक में कोई मिल्क डेयरी है तो वहां जाएं और पूछें कि पहला कि वे क्रीम को दूध से कैसे पृथक करते हैं। दूसरा, वे दूध से पनीर कैसे बनाते हैं। अब उत्तर दें। दूध को मथने पर आपने क्या देखा? दूध में से क्रीम का पृथक्करण कैसे करते हैं? कभी कभी द्रव में मौजूद ठोस कण इतने छोटे होते हैं कि ये छानक पत्र से बाहर निकल आते हैं। इन कणों को पृथक करने के लिए छानन विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऐसे मिश्रणों को अपकेंद्रण के द्वारा पृथक किया जाता है। इस सिद्धांत के आधार पर जब इसे तेजी से घुमाया जाता है तब भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण ऊपर ही रह जाते हैं। अनुप्रयोग जांच प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र के जांच में, डेयरी तथा घर में क्रीम से मक्खन निकालने की प्रक्रिया में, कपड़े धोने की मशीन में, भीगे हुए कपड़ों में जल निचोड़ने में। 2.3.3 दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। क्रियाकलाप 2.6 आइए कीप के प्रयोग से मिट्टी के तेल को जल से पृथक करने का प्रयास करें। मिट्टी के तेल और जल के मिश्रण को एक पृथक्करण कीप में डालें। कुछ देर तक इसे शांत छोड़ दें ताकि जल तथा तेल की पृथक पृथक परत तैयार हो जाए। पृथक्करण कीप के स्टॉप कॉर्क को खोलें और सावधानीपूर्वक नीचे वाले जल की परत को निकाल लें। जैसे ही तेल नीचे पहुंचे स्टॉप कॉर्क को बंद कर दें। चित्र 2.6 अघुलनशील द्रवों का पृथक्करण। अनुप्रयोग तेल तथा जल के अघुलनशील मिश्रण को पृथक करने में और धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करने में इस विधि के द्वारा हल्के स्लैग धातुमल को ऊपर से हटा लिया जाता है तथा मिट्टी की निचली सतह पर पिघला हुआ लोहा शेष रह जाता है। सिद्धांत के अनुसार आपस में नहीं मिलने वाले द्रव अपने घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों में पृथक हो जाते हैं। 2.3.4 नमक तथा कपूर के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि कपूर को गर्म करने पर वह ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार उन मिश्रणों जिनमें ऊर्ध्वपातित हो सकने वाले अवयव को ऊर्ध्वपातित न होने योग्य अशुद्धियाँ। इस प्रकरण में नमक
से पृथक करने के लिए ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थालीन और एथ्रासीन इत्यादि ऊर्ध्वपातित होने योग्य ठोस पदार्थों के कुछ उदाहरण हैं। चित्र 2.7 ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया द्वारा कपूर तथा नमक का पृथक्करण। 2.3.5 क्या काली स्याही में डाई एक ही रंग है? क्रियाकलाप 2.7 छानक पत्र की एक पतली परत ले। इसके निचले किनारे से 3 सेंटीमीटर ऊपर पेंसिल से एक रेखा खींच ले। चित्र 2.8a उस रेखा के बीच में जल में घुलनशील काली स्याही की एक बूंद रखे, इसे सूखने दे। जार, बीकर या परख नली में जल ले, उसमें इस छानक कागज को इस प्रकार रखे कि वह जल की सतह से ठीक ऊपर रहे, जैसा कि चित्र 2.8a में दर्शाया गया है। अब इसे शांत छोड़ दे। जैसे ही जल छानक पत्र पर ऊपर की ओर उठे, सावधानीपूर्वक देखे, अवलोकन को लिखे। चित्र 2.8 क्रोमैटोग्राफी द्वारा काली स्याही में विद्यमान डाइनों का पृथक्करण। अब उत्तर दे। जैसे जैसे जल ऊपर की ओर उठता है, आपने छानक पत्र पर क्या देखा? दूसरा क्वेश्चन, क्या आपने छानक पत्र के टुकड़े पर विभिन्न रंगों का अवलोकन किया? आपके मतानुसार रंग के स्थान का छानक पत्र ऊपर की ओर उठने का क्या कारण है? जो स्याही हमने प्रयोग की है उसमें जल विलायक के रूप में है तथा डाई विलय के रूप में है। जैसे कि जल छानक पत्र पर ऊपर की दिशा की ओर अग्रसर होता है, यह डाई के कणों को भी अपने साथ ले लेता है। प्रायः डाई 2 या 2 से अधिक रंगों का मिश्रण होता है। रंग वाला घटक जो कि जल में अधिक घुलनशील है, तेजी से ऊपर उठता है और इस प्रकार रंगों का पृथक्करण संभव हो जाता है। मिश्रण से घटकों को पृथक करने की इस विधि को क्रोमैटोग्राफी कहते हैं। ग्रीक में क्रोमा का अर्थ होता है क्रोमा का अर्थ रंग होता है। इस विधि को सबसे पहले रंगों को पृथक करने के पृथक करने में प्रयोग किया गया था, इसलिए इसका नाम क्रोमैटोग्राफी पड़ा। यह एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग उन विलय पदार्थों को पृथक करने में आता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले होते हैं। तकनीकी में विकास के साथ ही क्रोमैटोग्राफी में नई तकनीकों का विकास हुआ है, जिसके बारे में आप उच्च क्लास कक्षाओं में पढ़ेंगे। अनुप्रयोग: डाई में रंगों को पृथक करने में, प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करने में, रक्त से नशीली पदार्थ को पृथक करने में। 2.3.6 दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं? क्रियाकलाप 2.8 आइए हम एसीटोन और जल को उनके मिश्रण से पृथक करने का प्रयास करें। मिश्रण को आसवन फ्लास्क में ले, इसमें एक थर्मामीटर लगाएं। उपकरण को दिए गए चित्र 2.9 के अनुसार व्यवस्थित करें। चित्र 2.9 को दो घुलनशील द्रवों का आसवन विधि से पृथक करें। मिश्रण को धीरे धीरे गर्म करें और सावधानीपूर्वक थर्मामीटर का अवलोकन करें। एसीटोन वाष्पीकृत होता है तथा संघनित होकर संघनन द्वारा बाहर निकालने पर इसे बर्तन में एकत्रित किया जा सकता है। जल आसवन फ्लास्क में शेष रह जाता है। अब उत्तर दें। क्वेश्चन 1, जब आप मिश्रण को गर्म करना शुरू करते हैं तब आप क्या अवलोकित करते हैं? कुछ समय के लिए किस तापमान पर थर्मामीटर का पाठ्यांक स्थिर हो जाता है? क्वेश्चन, एसीटोन का क्वथनांक क्या है? क्वेश्चन, दोनों घटकों को हम पृथक कर पाते हैं, क्यों? इस विधि को आसवन कहा जाता है। इसका उपयोग वैसे मिश्रण को पृथक करने में किया जाता है जो विघटित होकर विघटित हुए बिना उबलते हैं तथा जिनके घटकों के क्वथनांकों के मध्य अधिक अंतराल होता है। 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रवों जिनके क्वथनांक का अंतर 25 के से कम होता है के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए वायु से विभिन्न गैसों का पृथक्करण तथा पेट्रोलियम उत्पादों से उनके विभिन्न घटकों का पृथक्करण। इसका उपकरण साधारण आसवन विधि के समान ही होता है। केवल आसवन फ्लास्क और संघनन के बीच
एक प्रभाजी अस्तर का प्रयोग किया जाता है। साधारण प्रभाजी स्तंभ एक नली होती है जो कि शीशे के गुटके से भरी होती है। ये गुटके वाष्प को ठंडा और संघनित होने के लिए सतह प्रदान करते हैं। सॉरी, जैसा कि चित्र 2.10 में दर्शाया गया है। सुबह पता नहीं क्या हो गया भाई। चित्र 2.10 प्रभाजी आसवन 2.3.7 वायु से गैसों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। वायु एक समांगी मिश्रण है तथा इसके घटकों को प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक किया जा सकता है। प्रवाह चित्र 2.11 इस विधि के विभिन्न चरणों को दर्शाता है। वायु दाब बढ़ाकर तथा तापमान कम करके वायु को संपीड़न तथा ठंडा करना। द्रवीय वायु प्रभाजी आसवन कॉलम में वायु को धीरे धीरे गर्म करना। विभिन्न ऊंचाइयों पर गैसों का पृथक्करण। क्वथनांक डिग्री सेंटीग्रेड ऑक्सीजन -183, आर्गन -186, नाइट्रोजन -196। वायु प्रतिशत आयतन में 20.9, 0.9 and 78.1। चित्र 2.11 वायु से गैसों को प्राप्त करने के लिए प्रवाह चित्र। चित्र 2.12 वायु के घटकों का पृथक्करण। यदि हम वायु से ऑक्सीजन गैस चित्र 2.12 को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें वायु में उपस्थित दूसरी गैसों को पृथक करना होगा। द्रव वायु प्राप्त करने के लिए पहले वायु पर दबाव बढ़ाया जाता है और फिर ताप को घटाकर उसे ठंडा कर संपीड़ित किया जाता है। इस द्रवित गैस को प्रभाजी आसवन स्तंभ में धीरे धीरे गर्म किया जाता है, जहां सभी गैसें विभिन्न ऊंचाइयों पर अपने क्वथनांक के अनुसार पृथक हो जाती है, जैसा कि चित्र 2.12 में दर्शाया गया है। निम्नलिखित के उत्तर दें। वायु में उपस्थित गैसों को उनके बढ़ते हुए क्वथनांक के अनुसार व्यवस्थित करें। चित्र 2.13 जलघर में जल शुद्धि निकाय। जब वायु को ठंडा किया जाता है तो कौन सा घटक पहले द्रव में परिवर्तित होता है। 2.3.8 किसी अशुद्ध नमूने में से शुद्ध कॉपर सल्फेट कैसे प्राप्त कर सकते हैं। क्रियाकलाप 2.9 एक चीनी मिट्टी की प्याली में लगभग 5 ग्राम अशुद्ध कॉपर सल्फेट ले, जल की न्यूनतम मात्रा में इसे घोल दे, अशुद्धियों को छान ले, संतृप्त विलयन प्राप्त करने के लिए जल को कॉपर सल्फेट के घोल से वाष्पीकृत करें। चित्र 2.13 जलधर में जल शुद्धि निकाय। विलयन को छानक पत्र से ढक दे तथा कमरे के तापमान पर इसे दिन भर ठंडा होने के लिए शांत छोड़ दे। आप कॉपर सल्फेट के क्रिस्टलों को भी चीनी की प्याली में प्राप्त करेंगे। इस प्रक्रम को क्रिस्टलीकरण कहा जाता है। अब उत्तर दें। चीनी मिट्टी की प्याली में आप क्या अवलोकन करते हैं। क्वेश्चन, क्या क्रिस्टल एक समान दिखाई देता है। चीनी मिट्टी की प्याली में रखे द्रव से क्रिस्टल को कैसे पृथक करें। क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। उदाहरण के लिए समुद्री जल से जो नमक हम प्राप्त करते हैं उसमें बहुत सी अशुद्धियाँ होती है। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग किया जाता है। क्रिस्टलीकरण वह विधि है जिसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से पृथक किया जाता है। क्रिस्टलीकरण विधि साधारण वाष्पीकरण विधि से निम्न कारणों में से उत्तम होती है। पॉइंट नंबर 1, कुछ ठोस विघटित हो जाते हैं या कुछ चीनी के समान गर्म करने पर झुलस जाते हैं। पॉइंट, छानने के पश्चात भी अशुद्ध विलय पदार्थों को विलायक में घोलने पर विलयन में कुछ अशुद्धियाँ रह सकती है। वाष्पीकरण होने पर यह अशुद्धियाँ ठोस को दूषित कर सकती है। अनुप्रयोग, समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करने में, अशुद्ध नमूने से फिटकरी को पृथक करने में। इस प्रकार मिश्रण की प्रकृति के अनुसार ऊपर दी गई विधियों में से किसी का प्रयोग कर हम शुद्ध पदार्थ
प्राप्त कर सकते हैं। तकनीकियों में विकास के साथ कई और पृथक करने वाली विधियां का आविष्कार हो चुका है। शहरों में जल घर से पीने योग्य जल की आपूर्ति की जाती है। जलघर का एक रेखा चित्र 2.13 में दर्शाया गया है। जलघर से अपने घर में प्राप्त होने वाले पेयजल के विभिन्न चरणों पर अपनी कक्षा में चर्चा करें। पहला प्रश्न, पेट्रोल और मिट्टी का तेल जो कि आपस में घुलनशील है के मिश्रण को कैसे आप पृथक करेंगे? पेट्रोल तथा मिट्टी के तेल के क्वथनांकों में 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक का अंतराल है। क्वेश्चन नंबर 2, पृथक करने की सामान्य विधियों के नाम हैं। पहला, दही से मक्खन। दूसरा, समुद्र जल से नमक। तीसरा, नमक से कपूर। तीसरा क्वेश्चन है, क्रिस्टलीकरण विधि से किस प्रकार के मिश्रणों को पृथक किया जा सकता है? 2.4, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। पिछले अध्याय में हमने पदार्थ के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन किया। ऐसे गुण जिनका हम अवलोकन एवं वर्णन कर सकते हैं, जैसे कि रंग, कठोरता, दृढ़ता, बहाव, घनत्व, द्रव्यनाम तथा क्वथनांक इत्यादि को भौतिक गुण कहा जाता है। अवस्थाओं का अंततः रूपांतरण एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि ये परिवर्तन पदार्थों के संघनन में बिना परिवर्तन किए होते हैं और उनकी रासायनिक प्रकृति में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। यद्यपि बर्फ, जल और वाष्प अलग अलग दिखते हैं और ये भिन्न भिन्न भौतिक गुणों को दर्शाते हैं, लेकिन ये रासायनिक रूप से समान होते हैं। जल तथा खाना पकाने वाले तेल दोनों द्रव है, लेकिन इनके रासायनिक गुणधर्म भिन्न हैं। इनकी गंध और ज्वलनशीलता में अंतर है। हम जानते हैं कि तेल हवा में जलता है, जबकि जल आग को बुझाता है। तेल का यह रासायनिक गुण जल से इसे अलग करता है। जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जलने की प्रक्रिया से एक पदार्थ दूसरे से क्रिया करते हैं, अपने रासायनिक संगठन में परिवर्तन लाता है। रासायनिक परिवर्तन पदार्थों के रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन लाता है तथा हम नया पदार्थ प्राप्त करते हैं। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक प्रतिक्रिया भी कहा जाता है। मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। क्या आप इनकी पहचान कर सकते हैं? क्वेश्चन, निम्न को रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों में वर्गीकृत करें। पेड़ों को काटना, मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, अलमारी में जंग लगना, जल का उबलकर वाष्प बनना, विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना तथा उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में विघटित होना, जल में साधारण नमक का घुलना, फलों से सलाद बनाना तथा लकड़ी और कागज का जलना। क्वेश्चन नंबर 2, अपने आसपास की चीज़ों को शुद्ध पदार्थों या मिश्रण से अलग करने का प्रयत्न करें। 2.5, शुद्ध पदार्थों के क्या प्रकार है? पदार्थों को उनके रासायनिक संघटन के आधार पर तत्वों तथा यौगिकों में वर्गीकृत किया जा सकता है। 2.5.1, तत्व। रॉबर्ट बायल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया। फ्रांस के रसायनज्ञ एंटोनी लॉरेंट लवाइजिए सन 1743 से सन 1794 ने सबसे पहले तत्व की परिभाषा को प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया। उनके अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है। तत्वों को साधारणतया धातु, अधातु तथा उपधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। धातुएं प्रायः दिए हुए निम्न गुणधर्मों में से सभी को या कुछ को प्रदर्शित करनी है। ये चमकीली होती है। ये चांदी जैसी सफ़ेद या सोने की तरह पीले रंग की होती है। ये ताप तथा विद्युत की सुचालक होती है। ये तन्य होती है और इनको तार के रूप में खींचा जा सकता है। ये आधात वर्ध होती है। इनको पीटकर महीन चादरों में ढाला जा सकता है। ये प्रतिध्वनिपूर्ण होती है। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि धातु के उदाहरण हैं।
पारा धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर द्रव है। अधातुएं दिए गए निम्न गुणों में से प्रायः कुछ को या सभी को प्रदर्शित करती है। ये विभिन्न रंगों की होती है। ये ताप और विद्युत की कुचालक होती है। ये चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण और आघातवर्ध नहीं होती। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कोल, कोक, ब्रोमीन, क्लोरीन इत्यादि अधातुओं के उदाहरण हैं। कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं जिन्हें हम अधातु कहा जाता है, जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि। अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या 100 से अधिक है। इनमें से 92 तत्व प्राकृतिक है, जबकि शेष मानव निर्मित है। अधिकतर तत्व ठोस है। 11 तत्व कमरे के तापमान पर गैसें हैं। 2 तत्व पारा तथा ब्रोमीन कमरे के तापमान पर द्रव है। गैलियम तथा सीजियम तत्व कमरे के तापमान पर 303 के से कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्था ले लेते हैं। 2.5.2 यौगिक। एक यौगिक वह पदार्थ है जो कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना है। जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो हम क्या पाते हैं? क्रियाकलाप 2.10 कक्षा को 2 समूहों में विभक्त करें। दोनों समूहों को 50 ग्राम लोहे का चूर्ण और 3 ग्राम सल्फर एक चीनी मिट्टी की प्याली में दें। समूह 1 लोहे के चूर्ण और सल्फर पाउडर को पीस कर मिलाएं। समूह 2 लोहे के चूर्ण और सल्फर पाउडर को पीस कर मिलाएं। मिश्रण को तीव्र ताप पर लाल होने तक गर्म करें। अब ज्वाला को हटा दें तथा मिश्रण को ठंडा होने दें। समूह 1 और 2 में प्राप्त सामग्री में चुंबकीय गुण की जांच करें। सामग्री के निकट एक चुंबक को लाएं। जांच करें कि क्या सामग्री चुंबक की ओर आकर्षित होती है। दोनों समूहों द्वारा प्राप्त सामग्री के रंग और बनावट की तुलना करें। प्राप्त सामग्री के भाग में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाएं। मिश्रण अच्छी तरह मिलाएं तथा छान लें। प्राप्त पदार्थों के दूसरे भाग में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाएं। इस क्रियाकलाप के लिए अध्यापक का निर्देशन आवश्यक है। पॉइंट: इस क्रियाकलाप को लोहा तथा सल्फर तत्वों के साथ अलग अलग दोहराए अवलोकन को नोट करें। अब उत्तर दें। क्या दोनों समूहों द्वारा प्राप्त सामग्री दिखने में समान है? किस समूह द्वारा प्राप्त सामग्री में चुंबकीय गुण विद्यमान है? क्या प्राप्त सामग्री के घटकों को हम पृथक करने में सक्षम हैं? क्या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सामग्री पर डालने से दोनों समूहों को गैस प्राप्त होती है? क्या दोनों स्थितियों में प्राप्त गैस की गंध समान है या अलग अलग है? समूह एक द्वारा प्राप्त गैस हाइड्रोजन है। यह रंगहीन, गंधहीन और ज्वलनशील है। इसकी ज्वलनशीलता की जांच कक्षा में न करें। समूह सेकेंड द्वारा प्राप्त गैस हाइड्रोजन सल्फाइड है। यह रंगहीन गैस है और इसकी गंध सड़े हुए अंडे जैसी है। आपने पाया कि दोनों समूहों द्वारा प्राप्त पदार्थ भिन्न गुणों को दर्शाते हैं। यद्यपि प्रारंभ में दिए गए पदार्थ समान थे, समूह एक की क्रिया के फलस्वरूप भौतिक परिवर्तन हुआ, जबकि समूह सेकेंड की क्रिया के फलस्वरूप पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन हुआ। पॉइंट: समूह एक द्वारा प्राप्त सामग्री 2 पदार्थों का मिश्रण है। दिए गए पदार्थ लोहा तथा सल्फर है। सारिणी 2.2 मिश्रण तथा यौगिक। मिश्रण। पॉइंट नंबर 1, तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते। यौगिक में पॉइंट नंबर 1, तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। मिश्रण में पॉइंट 2, मिश्रण का संघटन परिवर्तनीय होता है। और यौगिक में पॉइंट 2, नए पदार्थ का संघटन सदैव अस्थायी होता है। मिश्रण में पॉइंट 3, मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है। यौगिक पॉइंट 3, नए पदार्थों के गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं। पॉइंट नंबर 4, मिश्रण घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। यौगिक पॉइंट 4, घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है।
मिश्रण का गुण उन दोनों मिले हुए तत्वों के गुण के समान है। पॉइंट समूह सेकेंड द्वारा प्राप्त सामग्री यौगिक है और पॉइंट दोनों तत्वों को तीव्रता से गर्म करने पर हमने यौगिक पाया जिसका गुण मिले हुए तत्वों से पूरी तरह भिन्न है। यौगिक का संघटन पूरे पदार्थों में समान है। हम यह भी देख सकते हैं कि यौगिक की बनावट और रंग भी सभी स्थानों पर समान है। इस प्रकार संक्षेप में हम